जेन ऑस्टिन का प्राइड एंड प्रेजुडिस, मतलब ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये तो एक पूरी दुनिया है। आज हम इसी दुनिया में एक तरह से गोता लगाएंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि लगभग 200 साल पुरानी ये लव स्टोरी आज भी लोगों को इतनी पसंद क्यों आती है। क्या ये सिर्फ दो लोगों के प्यार में पड़ने की कहानी है, या ये हमें आज भी हमारे अपने घमंड और हमारे अपने पूर्वाग्रहों के बारे में कुछ सिखाती है? और देखिए, इस दुनिया में कदम रखने के लिए उपन्यास की पहली लाइन से बेहतर दरवाजा और क्या हो सकता है। हाँ, वो मशहूर लाइन। जी, जेन ऑस्टिन लिखती हैं, ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे पूरी दुनिया मानती है कि अगर कोई अकेला आदमी है जिसके पास अच्छी खासी दौलत हो तो उसे एक पत्नी की तलाश जरूर होगी। बिल्कुल। ये लाइन सिर्फ एक मजाकिया शुरुआत नहीं है, ये उस पूरे समाज का, आप कह सकते हैं कि एक्सरे है, जहां शादी एक जरूरत थी, प्यार एक बोनस और पैसा सब कुछ था। पैसा ही सब कुछ था। बिल्कुल। ये लाइन तो जैसे पूरे खेल के नियम पहले ही बता देती है। और इस खेल के सबसे बेचैन खिलाड़ी हैं बेनेट परिवार, खासकर मिसेस बेनेट। उनका तो जीवन का एक ही मिशन लगता है, अपनी 5 बेटियों के लिए अमीर दामाद ढूंढना। हाँ, और उनकी ये बेचैनी हमें उस दौर की सच्चाई भी दिखाती है। क्या है ना कि उनकी जो जमीन थी, लॉन्गबॉर्न एस्टेट, वो कानून के मुताबिक सिर्फ किसी मर्द को ही मिल सकती थी। अच्छा। यानी मिस्टर बेनेट के बाद उनकी बेटियों के सर पर छत नहीं होती। तो मिसेस बेनेट की हरकतों में भले ही ड्रामा हो, लेकिन उनकी चिंता असली थी। वो अपनी बेटियों का भविष्य सुरक्षित करना चाहती थी। और उस जमाने में इसका एक ही रास्ता था, एक अच्छी शादी। और उनके पति मिस्टर बेनेट इस पूरे ड्रामे को अपनी लाइब्रेरी में बैठकर बड़े मजे से देखते हैं। वो अपनी पत्नी की बातों पर हंसते हैं, लेकिन बेटियों के भविष्य के लिए कुछ खास करते नहीं। मुझे तो वो हमेशा थोड़े लापरवाह से लगते हैं। ये एक दिलचस्प पॉइंट है। क्या वो लापरवाह हैं या उन्होंने समाज के इस बेतुकेपन से जैसे हार मान ली है? वो जानते हैं कि वो सिस्टम को बदल नहीं सकते, तो वो उस पर कटाक्ष करके ही काम चलाते हैं। लेकिन कहानी की असली जान तो 2 बड़ी बहनों में है, जेन और एलिजाबेथ। जेन, जो इतनी सुंदर और नेक दिल है कि उसे किसी में कोई बुराई दिखती ही नहीं। और फिर है हमारी हीरोइन एलिजाबेथ या लिजी, तेज, मजाकिया और जिसे अपनी समझ पर बहुत ज्यादा भरोसा है। हाँ, बहुत ज्यादा। और यही कहानी का पहला बीज बोया जाता है। जेन दुनिया को जैसी है वैसी ही स्वीकार कर लेती है, जबकि एलिजाबेथ दुनिया को परखती है, उस पर सवाल उठाती है। लेकिन अपनी इसी तेजी में वो कभी-कभी बहुत जल्दी नतीजों पर पहुंच जाती है, जो बाद में उसके लिए मुसीबत बन जाता है। और कहानी में असली भूचाल तब आता है जब पड़ोस में 2 अमीर और सबसे जरूरी कुंवारे लड़के रहने आते हैं। हाँ। मिस्टर बिंगले और उनके दोस्त मिस्टर डार्सी। एक तरफ है मिस्टर बिंगले, जो बिल्कुल बॉलीवुड हीरो जैसे हैं, खुश मिजाज, सबसे हंसकर बात करने वाले, और दूसरी तरफ है मिस्टर डार्सी, जो किसी एंग्री यंग मैन से कम नहीं, अमीर, हैंडसम, लेकिन इतने घमंडी कि किसी से बात करना भी अपनी शान के खिलाफ समझते हैं। हाँ। और इन दोनों का फर्क मैरेटैन की उस पार्टी में साफ नजर आता है, जहां कहानी का सबसे बड़ा ड्रामा शुरू होता है। हाँ, वो पार्टी जहां बिंगले तो जेन पर पूरी तरह फिदा हो जाते हैं, लेकिन डार्सी एक कोने में खड़े रहते हैं। और जब बिंगले उन्हें एलिजाबेथ के साथ डांस करने को कहते हैं, तो डार्सी का वो मशहूर जवाब आता है, She is tolerable but not handsome enough to tempt me। उफ। यानी ठीक ठाक है, पर इतनी भी सुंदर नहीं कि मेरे मन को लुभा सके। और सबसे बुरी बात ये होती है कि एलिजाबेथ ये बात सुन लेती है। बिल्कुल, मतलब ये तो आज के जमाने का शीज़ 6 out of 10 जैसा हो गया, और वो भी सीधे मुंह पर। एकदम सही। और बस एलिजाबेथ के आत्मसम्मान को जो चोट पहुंचती है, वहीं से प्रेजुडिस यानी पूर्वाग्रह का जन्म होता है। वो तय कर लेती है कि ये आदमी दुनिया का सबसे घमंडी और बदतमीज इंसान है। और यहीं से असली संघर्ष शुरू होता है, डार्सी का घमंड और एलिजाबेथ का पूर्वाग्रह। और जेन ऑस्टिन की यही तो खासियत है, वो हमें दिखाती हैं कि कैसे एक छोटा सा पल, एक लाइन, 2 लोगों के बीच नफरत की एक ऐसी दीवार खड़ी कर सकता है जिसे गिराना लगभग नामुमकिन लगे। ये पहली धारणा या फर्स्ट इंप्रेशंस का खेल है। बिल्कुल, असल में ऑस्टिन ने पहले उपन्यास का नाम यही सोचा था। अरे वाह, ये तो बहुत दिलचस्प है। तो एक तरफ डार्सी का घमंड है और दूसरी तरफ एलिजाबेथ का चोट खाया हुआ आत्मसम्मान। और इस आग में घी डालने का काम करने के लिए कहानी में एंट्री होती है मिस्टर विकम की। बिल्कुल, मिस्टर विकम एक हैंडसम फौजी अफसर जिसकी बातें शहद जैसी मीठी हैं। वो एलिजाबेथ को एक दुख भरी कहानी सुनाते हैं कि कैसे डार्सी ने उनके साथ धोखा किया, उन्हें उस जायदाद से बेदखल कर दिया जो डार्सी के पिता उनके लिए छोड़ गए थे। मुझे हमेशा ये बात हैरान करती है कि एलिजाबेथ जैसी समझदार लड़की
विक्रम की बातों में इतनी आसानी से आ कैसे गई? क्या वो सिर्फ डार्सी से नफरत करने का कोई बहाना ढूंढ रही थी? ये बहुत ही कमाल का सवाल है। असल में हम सब ऐसा ही करते हैं। इसे कॉन्फर्मेशन बायस कहते हैं। अच्छा, हम उन बातों पर जल्दी यकीन कर लेते हैं जो हमारी पहले से बनी हुई राय को सही साबित करती हों। एलिजाबेथ पहले ही तय कर चुकी थी कि डार्सी एक बुरा इंसान है। तो विक्रम की कहानी ने बस उस आग पर पेट्रोल डाल दिया। बिल्कुल। उसे लगा, देखा, मुझे तो पहले ही पता था। तो एलिजाबेथ का पूर्वग्रह अब और भी पक्का हो गया। और इसी बीच एक और मजेदार किरदार आता है जो कहानी को एक नया मोड़ देता है, मिस्टर कॉलिंस। हाँ, मिस्टर कॉलिंस, वो एक पादरी हैं और बेनेट परिवार की जायदाद के अगले वारिस भी। जी, और हैं भी कैसे? मतलब चापलूस, बेवकूफ और हमेशा अपनी अमीर संरक्षक लेडी कैथरीन डी बर्ग की तारीफों के पुल बांधते रहते हैं। जेन ऑस्टिन का जो कटाक्ष है, जिसे हम आयरनी कहते हैं, वो इस किरदार में सबसे ज्यादा दिखता है। हाँ, वो जब भी अपनी विनम्रता की बात करते हैं, असल में वो अपने घमंड का ही दिखावा कर रहे होते हैं। एकदम। और वो एलिजाबेथ को शादी के लिए प्रपोज करते हैं और उनके कारण इतने अजीब हैं कि हंसी आ जाती है। हाँ, बिल्कुल। वो कहते हैं कि इन्हें शादी करनी है क्योंकि उनकी संरक्षक ने ऐसा कहा है और ये पादरियों के लिए अच्छा होता है। प्यार का तो कोई जिक्र ही नहीं। और जब एलिजाबेथ इस रिश्ते के लिए साफ साफ मना कर देती है, तो ये उस दौर के हिसाब से एक बहुत बड़ा कदम था। उसकी माँ उस पर चिल्लाती है, समाज का दबाव है, लेकिन एलिजाबेथ आर्थिक सुरक्षा के लिए अपनी खुशी और आत्मसम्मान का सौदा करने को तैयार नहीं है। ये उसके किरदार का एक बहुत मजबूत पल है। सही बात है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एलिजाबेथ की सबसे अच्छी दोस्त शार्लेट लुकस उसी मिस्टर कॉलिंस से शादी के लिए हाँ कर देती है। ये एलिजाबेथ के लिए एक झटके जैसा होता है। और शार्लेट का फैसला एलिजाबेथ के आदर्शवाद को जमीन पर पटक देता है। शार्लेट उसे समझाती है, मैं रोमांटिक नहीं हूं, मैं बस एक आरामदायक घर चाहती हूं। अब सवाल ये है, क्या शार्लेट का फैसला सिर्फ एक कड़वी सच्चाई है या उस दौर में एक महिला के लिए अपनी किस्मत पर काबू पाने का अकेला तरीका? ये एक दिलचस्प सवाल है। मतलब क्या शार्लेट ने समझौता किया या एक सोचा समझा बिजनेस डील किया? बिल्कुल। एक तरह से देखें तो एलिजाबेथ प्यार की लॉटरी जीतना चाहती है, जबकि शार्लेट ने एक सुरक्षित निवेश चुना। ये रोमांटिक नहीं है, लेकिन क्या ये अपने आप में एक साहसी और व्यवहारिक कदम नहीं था? सही बात है। शार्लेट ने सिस्टम के अंदर रहते हुए अपने लिए सबसे अच्छा रास्ता निकाला। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि उस समय की महिलाओं के पास विकल्प ही कितने कम थे। तो अब तक कहानी में डार्सी का घमंड स्थापित हो चुका है, एलिजाबेथ का पूर्वाग्रह विक्रम की कहानी से और गहरा हो गया है, और शार्लेट की शादी ने उसे दुनिया की कड़वी सच्चाई भी दिखा दी है। इसके बाद कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है, डार्सी का शादी का प्रस्ताव। हाँ, और ये शायद साहित्य के इतिहास का सबसे खराब मैरिज प्रपोजल है। हाँ, बिल्कुल। वो एलिजाबेथ से अपने प्यार का इजहार तो करते हैं, लेकिन साथ ही ये भी जताते हैं कि उसके परिवार के निचले सामाजिक स्तर और अजीब रिश्तेदारों की वजह से वो ये रिश्ता करने में कितना झिझक रहे थे। मतलब वो एक तरह से कह रहे थे, मुझे पता है कि तुमसे शादी करना मेरे लिए शर्म की बात है, लेकिन मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि मैं ये बेइज्जती सहने को तैयार हूँ। बिल्कुल यही। जाहिर है एलिजाबेथ गुस्से से आग बबूला हो जाती है। वो ना सिर्फ मना करती है, बल्कि उस पे जेन और बिंगले को अलग करने और विक्रम के साथ अन्याय करने का इल्जाम भी लगाती है। एक जबरदस्त टकराव का सीन है वो। हाँ, और इसी टकराव के बाद डार्सी वो मशहूर खत लिखते हैं जो पूरी कहानी का रुख ही पलट देता है। सही। उस खत में वो पहली बार अपना पक्ष रखते हैं। वो बताते हैं कि उन्होंने जेन और बिंगले को इसलिए अलग किया क्योंकि उन्हें लगा कि जेन सच में बिंगले को पसंद नहीं करती। और वो विक्रम की सच्चाई बताते हैं कि विक्रम ने खुद अपनी विरासत ठुकराई थी और बाद में डार्सी की छोटी बहन के साथ भागने की कोशिश की थी। और ये खत पढ़कर एलिजाबेथ की दुनिया हिल जाती है। उसे पहली बार एहसास होता है कि वो कितनी गलत थी। उसका अपनी समझ पर जो घमंड था वो चकनाचूर हो जाता है। बिल्कुल। यहीं से एलिजाबेथ की आत्मखोज की यात्रा शुरू होती है। उसे समझ आता है कि पूर्वाग्रह ने उसे अंधा बना दिया था, और दूसरी तरफ एलिजाबेथ के तीखे इनकार से डार्सी का घमंड भी टूटता है। उसे पहली बार कोई ऐसा मिलता है जो उसकी दौलत या रुतबे से प्रभावित नहीं होता, बल्कि उसके व्यवहार के लिए उसे आईना दिखाता है। तो असल में दोनों ही अपनी अपनी सबसे बड़ी गलतफहमी से बाहर निकलते हैं। यहीं पर मुझे लगता है कि उपन्यास का शीर्षक प्राइड एंड प्रेजुडिस सिर्फ दो अलग अलग खामियों के बारे में नहीं है। आप एकदम सही जगह पहुंची हैं। यह शीर्षक बहुत गहरा है। ज्यादातर लोग सोचते हैं प्राइड डार्सी का है और प्रेजुडिस एलिजाबेथ का। हाँ, लेकिन असल में दोनों खामियां हैं। डार्सी अपनी सामाजिक हैसियत को लेकर घमंडी है, तो एलिजाबेथ अपनी परखने की क्षमता को लेकर घमंडी है।
उसे लगता है कि वो किसी को भी एक नज़र में समझ सकती है। और उसी तरह एलिजाबेथ डार्सी के प्रति पूर्वाग्रह रखती है, तो डार्सी भी तो बेनेट परिवार के तौर तरीकों और उनके सामाजिक स्तर को लेकर पूर्वाग्रह से भरा हुआ है। हाँ, वो पूरे परिवार को उनकी माँ और छोटी बहनों की हरकतों से आंकता है। एकदम सही। ये एक चक्र जैसा है। डार्सी का घमंड एलिजाबेथ के पूर्वाग्रह को जन्म देता है, और एलिजाबेथ का पूर्वाग्रह डार्सी के घमंड को और भड़काता है। बिल्कुल। उपन्यास का जादू इस बात में है कि ये दोनों किरदार कैसे अपनी इन खामियों को पहचानते हैं और उनसे ऊपर उठते हैं। उन्हें एक दूसरे को प्यार करने से पहले खुद को बदलना पड़ता है। और वे बदलते भी हैं। कहानी के अंत में जब लिडिया, सबसे छोटी बहन, उसी विक्रम के साथ भाग जाती है, तो डार्सी चुपचाप जाकर हाँ, वो उन दोनों को ढूंढते हैं, विक्रम का कर्ज चुकाते हैं और उनकी शादी करवाते हैं। ये सब वो बेनेट परिवार की इज्जत बचाने के लिए करते हैं। और एलिजाबेथ के लिए और एलिजाबेथ के लिए ये वही डार्सी है जिसे पहले इस परिवार से मिलने में भी शर्म आती थी। ये दिखाता है कि वो कितना बदल चुका है। उसका घमंड अब प्यार और जिम्मेदारी में बदल गया है। सही बात। और जब एलिजाबेथ को ये पता चलता है तो उसका बचा खुचा पूर्वाग्रह भी खत्म हो जाता है। उसे डार्सी का असली किरदार दिखता है, एक ऐसा इंसान जो बाहर से कठोर लेकिन अंदर से नेक और वफादार है। तो संक्षेप में, प्राइड एंड प्रेजुडिस सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है। ये अपनी गलतियों को मानने, अपनी पहली धारणाओं पर सवाल उठाने और किसी इंसान को उसकी बाहरी पहचान के परे जाकर सच में जानने की कहानी है। ये आत्मखोज की कहानी है। बिल्कुल। और अंत में सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ते हैं। ये उपन्यास हमें सिखाता है कि हम अक्सर लोगों को बहुत जल्दी लेबल कर देते हैं, उनकी नौकरी, उनके कपड़े या उनकी सोशल मीडिया प्रोफाइल के आधार पर। सही बात है। पर क्या हम कभी अपनी उस पहली राय पर वापस जाकर सोचते हैं कि कहीं हम गलत तो नहीं थे? और अगर हमें अपनी गलती का एहसास हो, तो क्या हम में डार्सी और एलिजाबेथ की तरह खुद को बदलने का साहस है? ये सवाल 200 साल पहले जितना जरूरी था, आज भी उतना ही जरूरी है।